नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और आपके साथ मैं अनुषा रौतेला। शुरुआत करते हैं हमारी खास पेशकश कैपिटल लाइव की। पहली खबर दिल्ली से है, जहां बीजेपी के नेतृत्व परिवर्तन के तहत नितिन नबीन निर्विरोध 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। आज सुबह बीजेपी मुख्यालय में उनके नाम का औपचारिक ऐलान होगा। इस अवसर पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। अध्यक्ष बनने से कार्यकर्ताओं में उत्साह है। दूसरी खबर उत्तराखंड के प्रयागराज से है, जहां बीजेपी विधायक भरत चौधरी के विवादित बयान ने सियासी हलचल को बढ़ा दिया है। अधिकारियों को धमकाने वाले बयान को कांग्रेस ने अनुशासनहीनता और तानाशाही बताया। पहले से हमलावर कांग्रेस को एक और मुद्दा मिल गया है। तीसरी खबर पंजाब से रहेगी, जहां मौसम की बात करें तो पंजाब में ठंड का प्रकोप जारी है। न्यूनतम तापमान 1.7 डिग्री तक पहुंच गया है। पश्चिम विक्षोभ के असर से 22 जनवरी से 11 जिलों में बारिश, तेज हवाओं और बिजली चमकने का अलर्ट जारी किया गया है। घने कोहरे के कारण अमृतसर एयरपोर्ट पर हवाई यातायात प्रभावित हुआ है। तो आज हम इन तीन खबरों की बात करेंगे। पहली खबर नितिन नबीन से जुड़ी, जहां पर नितिन नबीन बीजेपी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए हैं और आज उनके नाम का आधिकारिक ऐलान कर दिया जाएगा। और 11 बजे आपको बता दें कि 11 बजे वे अपने पद को ग्रहण करेंगे। अगली बात हम उत्तराखंड की करेंगे, जहां पर बीजेपी विधायक के बयान ने हलचल बढ़ा दी है और कांग्रेस को एक और मुद्दा दे दिया है। कांग्रेस ने इस बयान को तानाशाही बताया है। उसके बाद बात करेंगे पंजाब की। पंजाब में लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। अमृतसर एयरपोर्ट पर हवाई यातायात इससे प्रभावित हुआ है। आपको बता दें कि ठंड की वजह से लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर इन तीन खबरों पर रहेगी आज हमारी नजर, जिसमें सबसे पहले बात नितिन नबीन की, अगली बात उत्तराखंड के बीजेपी विधायक भरत चौधरी के उस बयान की हम करेंगे जिसने सियासी हलचल को और ज्यादा बढ़ा दिया है, और अब फिर बात करेंगे पंजाब की, जहां पर लगातार ठंड का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को आए दिन दो चार होना पड़ रहा है। और ठंड होने की वजह से काफ़ी चीज़ें इससे प्रभावित हुई हैं। उड़ानें इससे प्रभावित हो रही हैं, ट्रेनों के संचालन में देरी हो रही है और ठंड इतनी ज़्यादा है कि लोगों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि विजिबिलिटी भी काफ़ी कम देखी जा रही है। अब बात सबसे पहली खबर नितिन नबीन से जुड़ी हुई। नितिन नबीन बीजेपी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। नितिन नबीन निर्विरोध बीजेपी अध्यक्ष चुने गए हैं। आज नितिन नबीन के नाम का औपचारिक ऐलान होगा। सुबह 11:30 बजे औपचारिक ऐलान होगा और बीजेपी मुख्यालय में भव्य कार्यक्रम का आयोजन होगा। पीएम मोदी समेत पार्टी के बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, नितिन नबीन भारतीय जनता पार्टी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए हैं। आज उनके नाम का औपचारिक ऐलान किया जाएगा। ये घोषणा सुबह तय समय पर बीजेपी मुख्यालय में की जाएगी। इस मौके पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। नितिन नबीन के अध्यक्ष बनने को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। और इससे पहले की भी कुछ तस्वीरें, झंडे वाला मंदिर की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। और आपको बता दें कि आज सुबह सवेरे नितिन नबीन झंडे वाला मंदिर पहुंचे थे और वाल्मीकि मंदिर भी वे पहुंचे थे, जहां उन्होंने दर्शन पूजन किए और अपने दिन की शुरुआत की है। तो देखिए, जिस तरीके से 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन निर्विरोध चुने गए हैं, ये कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में एक उत्साह भरता है कि बीजेपी में जो एकदम साइडलाइन कार्यकर्ता है, उसे भी कभी भी मौका मिल सकता है। और ज्यादा जानकारी के साथ अंकिता शुक्ला मेरी सहयोगी दिल्ली से इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। अंकिता, नितिन नबीन की अगर बात कर ली जाए तो कल वे निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जा चुके हैं और आज उनके नाम का औपचारिक ऐलान होना है। कितने बजे औपचारिक ऐलान होगा और इस वक्त बीजेपी मुख्यालय पर कैसी हलचल देखने को मिल रही है? देखिए निशा, साफ तौर पे कल नितिन नबीन को निर्विरोध ही घोषणा हो गई है कि अब देखिए जो औपचारिक घोषणा है वो आज हो जाएगी, लेकिन के लक्ष्मण ने साफ तौर पे ये बता दिया था
कि नितिन नवीन ही भारतीय जनता पार्टी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। और साफ तौर पे देखिए, नितिन नवीन की अगर कार्यशैली पे नजर डाली जाए या तो उनकी हिस्ट्री पे नजर डाली जाए तो वो बिहार से आते हैं, वहां ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रह चुके हैं और जो उनके फादर थे उनका काफी अच्छा रिलेशन रह चुका है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से हो चाहे वो संघ से हो। और देखिए, किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि नितिन नवीन जैसे नेता को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रेटेजीज होती है नेता निशा, उसको पकड़ना काफी मुश्किल होता है। और देखिए, ओबीसी वर्ग से आते हैं, कायस्थ समुदाय से आते हैं नितिन नवीन, और आज देखिए औपचारिक तौर पे उनके नाम की घोषणा हो जाएगी और इसको लेकर देखिए कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह का माहौल है, कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और देखिए, साफ तौर पे नितिन नवीन के जो आज उनकी शुरुआत होने वाली है, जो उनकी आज नई शुरुआत होगी, कई ऐसी चीजें हैं जिन पे उनको चुनौती भी मिलेगी। क्योंकि देखिए, 27 में सबसे पहले यूपी में चुनाव होने वाले हैं, पश्चिम बंगाल में चुनाव है, तमिलनाडु में चुनाव है। और देखिए, अपने कार्यभार की शुरुआत करते वक्त ही नितिन नवीन को कई सारी चुनौतियों का भी सामना करने को मिलेगा। लेकिन आज जो सबसे अहम चीज है वो है, आज औपचारिक ऐलान हो जाएगा और नितिन नवीन को आज नए भारतीय जनता पार्टी को एक नया अध्यक्ष मिलने जा रहा है। और नितिन नवीन को बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी निशा मिलने जा रही है और 11 बजे आज इसका आगाज भी हो जाएगा। बिल्कुल अंकिता, नितिन नवीन की जिस तरीके से हम बात करें, क्योंकि उनके सामने बहुत बड़े टेस्ट इस वक्त हैं, क्योंकि अब पार्टी में अगर कुछ होता है तो वो सब चीज़ों का नेतृत्व अब नितिन नवीन करेंगे, क्योंकि बीजेपी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो डिसाइड करेंगे कि पार्टी को अब किस तरफ मोड़ना है। उनके सामने सबसे बड़ा टेस्ट पश्चिम बंगाल है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के किले को भेद पाना बीजेपी के लिए हमेशा से बहुत मुश्किल रहा है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश की अगर बात कर ली जाए तो वो एक बड़ा चैलेंज रहेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव हमने देखा किस तरीके से बीजेपी के हाथ निराशा लगी थी, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज जिस तरीके से भी आप भी जिक्र कर रही थी। लेकिन अब इसके साथ अगर बात कर ली जाए अंकिता, देखिए युवा नेता है, क्योंकि सबसे कम उम्र के नितिन नवीन ही ऐसे युवा नेता हैं जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं बीजेपी के लिए। अगर जेनजीज के साथ बात कर ली जाए तो जेनजीज को ये प्रभावित करने में कितने मददगार साबित होंगे, क्योंकि अब इनका एंगल जेनजीज से भी निकाला जा रहा है, क्योंकि युवा नेता है और अब बीजेपी की स्ट्रैटेजी जो है वो युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने की रहने वाली है। देखिए निशा, जिस तरीके से अब आप पूरे अगर विश्व की बात कर ले तो जिस तरीके से जेनजीज अब प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं, और देखिए जो मुद्दे अगर भारत की बात करते हैं तो बेरोजगारी की बात कर ले या फिर जो भी टॉपिक्स है, जेनजीज लगातार अपनी बात को लेकर अब मुखरता से रखते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने ये जो युवा चेहरा आज जो ये लॉन्च करने जा रहे हैं, आज ये राष्ट्रीय अध्यक्ष औपचारिक तौर पे घोषणा हो जाएगी कि नितिन नवीन ही भारतीय जनता पार्टी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। तो देखिए, कहीं ना कहीं युवाओं से जो इनका संपर्क है वो काफी आसान हो जाएगा, क्योंकि देखिए जिस तरीके से इनकी अगर कार्यशैली की बात कर ले, जिस तरीके से इन्होंने बिहार में देखिए 1 सीट से 5 बार विधायक होना, ये भी काफी बड़ी बात हो जाती है। बांकेपुर सीट से ये 5 बार इन्होंने विधानसभा चुनाव जीता है और ये काफी अपनी बात को बोल्डली रखते हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं युवाओं के मुद्दे को ये बहुत आसानी से समझते हैं और इसने आरजेडी की रेखा कुमारी को भी काफी बड़ी मात दी थी। तो देखिए, ये जो अपनी बातें रखते हैं, लोग इन पे विश्वास जताते हैं। और ये जो स्ट्रैटेजी भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है, नितिन नवीन को सामने लेकर आई है, ये सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी। निशा, आपने बिल्कुल सही कहा था कि ये एक युवा चेहरे हैं। भारतीय जनता पार्टी में सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, क्योंकि इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह थे जो कि 49 की उम्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, और अब उसके बाद नितिन नवीन है जो युवा फेस है। और आप देखिए, एक बार अमित शाह की कार्यशैली देखिए और नितिन नवीन भी देखिए, साफ तौर पे युवाओं को लुभाने की भारतीय जनता पार्टी हर कोशिश कर रही है। क्योंकि अगर हम पश्चिम बंगाल में 26 में ही चुनाव होने वाले हैं, और देखिए पश्चिम बंगाल का जो चैलेंज है वो नितिन नवीन के लिए काफी अहम भी हो सकता है। देखिए, राष्ट्रपति के भी चुनाव होंगे, उपराष्ट्रपति के चुनाव होंगे, तो देखिए ग्राउंड लेवल से लेकर अप लेवल तक नितिन नवीन की जो कमेटी है, नए सदस्यों का गठन किया जाएगा और कई ऐसी चीजें भी सामने आएगी। अब साफ तौर पे देखिए, आज औपचारिक ऐलान हो जाएगा निशा, उसके बाद से सारी चीजें जो तस्वीरें हैं, जो भारतीय जनता पार्टी ने जो स्ट्रेटेजी के साथ नितिन नवीन को उतारा है, वो कितनी
सफलता मिलती है उसमें, वो भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि अगर जेपी नड्डा के कार्यशैली की आप बात कर ले, जेपी नड्डा के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है और अब नितिन नवीन की बारी है। तो निशा, ये देखने वाली बात होगी कि नितिन नवीन कैसे करते हैं। लेकिन एक युवा चेहरा है, युवाओं को लुभाने की साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोशिश की जा रही है। बिल्कुल अंकिता, इसी के साथ देखिए, अगर नितिन नवीन की बात कर ली जाए, नितिन नवीन का 12वां राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी का बनना ये दिखाता है कि बीजेपी के अंदर जो कार्यकर्ता है, अगर वो अंतिम पंक्ति पर भी बैठे हुए हैं तो कभी ना कभी उन्हें भी मौका मिल सकता है। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये पार्टी मौका देने वाली पार्टी है, यानी कि हर एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भी मौका देने वाली। क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं, चाहे आप वो नितिन नवीन का ले लीजिए या सीएम का आप ले लीजिए, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का आप ले लीजिए, या फिर मध्य प्रदेश के सीएम या राजस्थान के सीएम, छत्तीसगढ़ के सीएम। ये ऐसे चेहरे उठा के उन्होंने सामने रखे हैं जो एक कार्यकर्ता में इस बात को लेकर उत्साह भरता है कि कभी ना कहीं क्या पता हम पर भी नजर पड़ जाए। एक तरीके से अवसर देने वाली पार्टी हम इसे कह सकते हैं। देखिए निशाद, साफ तौर पे नितिन नवीन की जो वाइफ है, उन्होंने कहा कि हीरे की परख जोहरी को ही होती है। तो साफ तौर पे उन्होंने ये चीज कह दिया है कि उन्होंने अपने पति यानी नितिन नवीन को हीरा कहा। और देखिए, कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रेटेजीज रही है वो क्लियर रही है। उनके रिलेशनशिप संघ के साथ और इसी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी में और उनमें काम करने की कितनी क्षमता है, वो कितने उत्सुक है, ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी और संघ साफ तौर पे देखती है। आपने जिस तरीके से जिक्र किया, अगर हरियाणा के नायब सिंह सैनी की बात कर ले, संघ के कार्यकर्ता रहे हैं वो, लेकिन आज वो हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। तो कहीं ना कहीं देखिए, भारतीय जनता पार्टी में ये जो चीजें हैं वो काफी काबिलियत तारीफ, और कहीं ना कहीं जो सबसे पीछे बैठा हुआ कार्यकर्ता भी है उसे भी पता है कि कहीं ना कहीं मुझ में निगरानी की जा रही है, मुझे मेरा काम सही से करना चाहिए। और देखिए, रिजल्ट निशा आपके सामने है। आप हरियाणा देख लीजिए, आप महाराष्ट्र देख लीजिए, आप बिहार देख लीजिए। क्योंकि देखिए, साफ तौर पे जो कार्यकर्ता है वो ग्राउंड लेवल पे किस तरीके से काम करते हैं वही रिजल्ट सामने लाता है। तो देखिए, आपके सामने सारे रिजल्ट्स हैं और कहीं ना कहीं बहुत खुशी की बात है कि नितिन नवीन का आज औपचारिक तौर पे उनका नाम घोषित हो जाएगा। चलिए अंकिता, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर उत्तराखंड से है। उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग के विधायक भरत चौधरी ने एक विवादित बयान दिया। अधिकारियों को जूते की धमकी देने का आरोप है। बयान से उत्तराखंड की गरिमा आहत हुई है। कांग्रेस ने कहा कि इस बयान से, इस स्टेटमेंट से उत्तराखंड की गरिमा आहत हुई है। अनुशासनहीनता और तानाशाही अब जो है ये देखने को मिली। बीजेपी पर कार्रवाई को लेकर दबाव बढ़ गया है और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की भूमिका पर भी अब अहम सवाल खड़े हो रहे हैं। रुद्रप्रयाग से बीजेपी विधायक भरत चौधरी का एक विवादित बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को धमकाते हुए कहा है कि जो उनकी बात नहीं मानेगा वो उनके जूते को सूंघेगा। गरिमा के खिलाफ माना जा रहा है। इस पे फेंके गए हैं और तमाम जानकारी के साथ अमरिंदर कमल, स्टेट हेड, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमरिंदर, देखिए, विधायक का एक बहुत ही शर्मनाक बयान सामने आया है। जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि ये बयान क्या विधायक की तरफ से दिया गया है और अब कांग्रेस इस पर काफी आक्रोशित होती हुई नजर आ रही है। रुद्रप्रयाग के कार्यक्रम में जिसमें बहुत ज्यादा लोग नहीं थे, करीब 100 लोग थे, और वहां के विधायक भरत सिंह चौधरी ने अधिकारियों को धमकाते हुए साफ कहा कि जो मेरी बात नहीं मानेगा वो मेरे जूते की बात मानेगा। और ये वीडियो उनका वायरल हो गया है पूरे उत्तराखंड में। और खासतौर से अभी आप देखिए कि अंकिता हत्याकांड में सीबीआई जांच की मांग को लेकर के मामला गर्म था। उसके बाद किसान सुपुत्र
कि आत्महत्या का मामला गर्म हुआ, बिल्कुल। और ये दोनों आग ठंडी हुई थी कि विधायक का ताजा बयान जो है कांग्रेस ने उसको लगे हाथों भुलाने की कोशिश की है। और आज कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय पर संभवतः इसकी मीटिंग होने जा रही है, और इस मुद्दे पर लेकर के कांग्रेस एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पर आक्रामक होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सत्तानशी है और भारतीय जनता पार्टी के ही भरत सिंह चौधरी विधायक हैं, तो उनका ये बयान अधिकारियों को भी आहत करने वाला है। और आमतौर पर उत्तराखंड में इस तरह के प्रत्यारोप आरोप लगते रहे हैं, लेकिन गाली गलौज और इस तरह की अभद्र या गरीब टिप्पणी करना उसे बेजा माना जा रहा है। तो अब जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं महेंद्र भट्ट, उनके सामने भी ये सवाल खड़ा होगा कि आपके विधायक आप सत्ता में हैं और इस तरह से अमर्यादित टिप्पणियां कर रहे हैं, अनुशासनहीनता कर रहे हैं, तो इससे पार्टी की छवि खराब होगी, क्योंकि सन 27 में चुनाव आने वाला है। इसलिए बीजेपी को भी फूंक फूंक कर कदम रखना चाहिए, और कांग्रेस तो अवसर की तलाश में है ही। जी अवनींद्र, देखिए विधायक भरत चौधरी की तरफ से जिस तरीके से विवादित बयान दिया गया, क्या इस पर उनका कोई स्पष्टीकरण आया है? क्योंकि अभी मुद्दा बहुत ज्यादा गर्माने लगा है। क्या भरत चौधरी ने इस पर कोई स्टेटमेंट दिया है या अपना कोई स्पष्टीकरण दिया है, या फिर बीजेपी की तरफ से कोई रिएक्शन इस पर आया है? निशा, अभी तक कोई रिएक्शन ना तो बीजेपी की तरफ से आया है, और इस बयान को देने के बाद एक तरह से नेपथ्य में चले गए हैं भरत चौधरी, और मीडिया से उन्होंने दूरी बना रखी है। इस पर भी उनका कोई बयान नहीं आया है फिलहाल। लेकिन कांग्रेस अगर आक्रामक होती है, जैसा कि लक्षण नजर आ रहे हैं, तो विधायक के सामने सवाल खड़ा हो सकता है, पार्टी उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती है, या जो भी होगा वो भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। बहरहाल अभी तक विधायक ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। क्योंकि अब सवाल जिस तरीके से अभी आप कह रहे थे कि महेंद्र भट्ट पर भी अब सवाल उठने लाजमी है, क्योंकि ये चीज़ होती है क्योंकि आप अध्यक्ष हैं, बीजेपी उत्तराखंड के अध्यक्ष हैं, और ऐसे में अगर आपके विधायक आपके नेतृत्व में इस तरीके के विवादित बयान देते हैं तो सवाल उठना जाहिर है। तो क्या लग रहा है कि क्या कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है भरत चौधरी के खिलाफ? राजनीतिक पार्टियों में आरोप लगते हैं या बयान को विवादित बताया जाता है, तो उसमें साफ साफ नेता बच जाते हैं कह करके कि हमारे बयान को तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया है और ऐसा कुछ नहीं कहा। तो ये तो चीजें एक तरह से औपचारिक हैं, और लेकिन जो लोग वहां मौजूद हैं और जिस तरह से वीडियो वायरल हो रहा पूरे उत्तराखंड में, तो उसमें निश्चित रूप से पार्टी को इसका नुकसान पहुंच सकता है अगर इस डैमेज को कंट्रोल नहीं किया गया। तो अगर कोई कार्रवाई विधायक पर होती है तो जाहिर सी बात है कि वो कांग्रेस को मौका नहीं मिलेगा, और अगर नहीं तो कांग्रेस इस मुद्दे को जरूर भुनाएगी। राजधानी में वैसे भी आजकल तमाम सारे मुद्दों को लेकर के आंदोलन चल रहा है, घेराव हो रहा है, लोग मुख्यमंत्री आवास कूच कर रहे हैं, और कांग्रेस तो खासतौर पर क्योंकि 27 में चुनाव होने वाला है, तो इसी तरह के मुद्दे पर सरकार को घेरने का प्रयास करती है, और लगे हाथों से ये मुद्दा मिल भी गया है। जी ठीक है अवनींद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अब बढ़ते हैं पंजाब की तरफ। देखिए पंजाब में न्यूनतम तापमान 1.7 डिग्री है, और आपको बता दें कि 22 जनवरी से बारिश का अलर्ट यहां पर जारी किया गया, और 11 जिलों में पश्चिम विक्षोभ का असर, तेज हवाएं और बिजली चमकने की चेतावनी दी गई है। घने कोहरे से अमृतसर एयरपोर्ट प्रभावित हुआ है। तापमान में 3 से 4 डिग्री गिरावट संभव है। पंजाब में कड़ाके की ठंड का असर लगातार जारी है। न्यूनतम तापमान गिरकर 1.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, और मौसम विभाग ने पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से 22 जनवरी से 3 दिनों तक 11 जिलों में तेज बारिश, तेज हवाओं और बिजली चमकने का अलर्ट जारी किया है। इससे आपको बता दें कि अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट आने की संभावना है। घने कोहरे के कारण अमृतसर में दृश्यता 0 दर्ज की गई है, जिससे एयरपोर्ट पर हवाई यातायात प्रभावित हुआ है। कई जिलों में कोहरे को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। तो कुल मिलाकर देखिए पंजाब में इस वक्त जो तापमान है, जो न्यूनतम तापमान है, वो 1.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। ऐसे में आपको बता दें कि 11 जिले जहां पर पश्चिम विक्षोभ का असर अब आपको देखने को मिलेगा, और 22 जनवरी से यहां पर बारिश, तेज हवाएं और बिजली चमकने की चेतावनी दी गई है। और तमाम जानकारी के साथ हरवंत सिंह मेरे सहयोगी अमृतसर से इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। हरवंत, सबसे पहले पंजाब के मौसम को लेकर अपडेट दीजिए कि इस वक्त क्या टेम्परेचर बना हुआ है, कितनी ठंडक इस वक्त महसूस की जा रही है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि अमृतसर में जो है सर्दी भी बहुत ज्यादा पड़ रही है, और साथ में जो है गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, क्योंकि मौसम की मार यहाँ पे गर्मी और सर्दी बहुत ज्यादा पड़ती है। और इस बार जो सर्दी है वो भी कड़ाके की यहाँ पे ठंड पड़ चुकी है, क्योंकि पूरा एक ज्यादा है, जिससे पड़ने से लोग काफी जो परेशान भी हैं, लोग आग का सहारा ले रहे हैं, गर्मी हीटर का सहारा ले रहे हैं। हालांकि जो आने जाने वाले लोग हैं उनको काफी दिक्कतों और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि
12 बजे के बाद ही लोग घर से निकलते हैं और शाम को 5 बजे से पहले लोग घर भी लौट जाते हैं। बाजारों में भी बिल्कुल है, सुनसान बिल्कुल पड़ी हुई है, हमारी लोग बड़े परेशान हैं क्योंकि सर्दी का मौसम है। लोग घरों से निकलने के लिए वो बात सोचते हैं, पूरा इतना ज्यादा 15 डिग्री में टेम्परेचर जा रहा है, लेकिन फिर भी लोग जो है अपना जो टाइम पास कर रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में अभी मौसम विभाग ने जो चेतावनी दी कि आने वाले दिनों में अभी जो सर्दी और बढ़ेगी, बारिश के भी जो है पूरे चांसेस है, साथ में कोहरा पड़ने के भी चांसेस है। और लोगों को ये चेतावनी दी है कि आप अपने घर से निकले, सर्दी देखकर, धुंध कोहरा देखकर ही उसी हिसाब से निकले और अपने गर्म कपड़े पहनकर निकले, क्योंकि यहाँ पे अमृतसर में ऐसा रहता है कि जैसे पहाड़ों पे ठंड पड़ती है, ऐसी ही ठंड अमृतसर में भी पड़ती है। गर्मी भी यहाँ पे बहुत भयंकर पड़ती है और सर्दी तो बहुत ज्यादा यहाँ पे पड़ रही है। फिलहाल जो कोहरे का मौसम यहाँ पे बना हुआ है, जिसके कारण जो ट्रेनें हैं वो 6 से 8 घंटे की जो लेट के चल रही है, लेट आने से लोग काफी परेशान है वहाँ पे, क्योंकि लोगों ने अगर जो वहाँ से बाहर से जो टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे वैष्णो माता के लिए दर्शन करने के लिए, साथ में गोल्डन टेम्पल के लिए, तो यहीं से एक रूट बनाया होता है जो वहाँ से जो ट्रेन 6 घंटे लेट आती है, जिसके कारण जो अगली ट्रेन है उनकी वो कैंसिल हो जाती है। तो लोग काफी परेशान है सर्दी के कारण। लेकिन मौसम विभाग ने अभी चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में अभी सर्दी और बढ़ेगी, अभी इससे कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही। हरवंत, इसी के साथ अभी आप ट्रेनों के लेट चलने की बात करें, क्योंकि लगातार जो है बहुत ज़्यादा घना कोहरा पड़ रहा है। इसमें बताइए कि कौन कौन सी ट्रेनें इस वक्त अपने समय से बहुत ज़्यादा लेट चल रही हैं, और ऐसी अगर फ्लाइट्स की बात कर ली जाए तो कौन कौन सी फ्लाइट्स हैं जो अपने समय से बहुत लेट चल रही है, कितने घंटे लेट चल रही हैं? और जी बिल्कुल, जैसे यूपी बिहार से जो ट्रेनें जो अक्सर दिल्ली यहाँ से जाती हैं और मुंबई की ओर भी जाती है, दिल्ली तो जो नॉर्मल चलती है, लेकिन ये मुंबई की और यूपी बिहार महाराष्ट्र, क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है अमृतसर और यहाँ पर जो लोग टूरिस्ट बहुत ज्यादा आते हैं, इसलिए ट्रेनें हर जगह पे जैसे तमिलनाडु की हो, चाहे महाराष्ट्र की हो, चाहे मुंबई की हो, कहीं भी हो, यूपी बिहार जहाँ भी जाती है ट्रेनें, और ये सभी ट्रेनें जो इस समय जो ज्यादा लेट चल रही है, क्योंकि लंबे रूट की जिनका 2-3 दिन का सफर है वो ट्रेनें ज्यादा लेट है। क्योंकि दिन में तो चलो पूरा कम हो जाता है, लेकिन रात की जो सफर की बात करें तो रात को तो घना कोहरा रहता है, उसकी स्पीड काफी कम हो जाती है ट्रेनों की, क्योंकि घने कोहरे के कारण जो ड्राइवर को भी आगे नजर नहीं आता, जिसके कारण जो स्पीड कम करनी पड़ती है, और जो ट्रेनें हैं काफी लेट चल रही है। और जो टूरिस्ट है वो भी बड़े परेशान है, क्योंकि उन्होंने अपना उसी हिसाब से जो प्लान यहाँ पे बनाया होता है, अमृतसर के बाद जो लोग जम्मू कटरा जाते हैं, तो आगे की जो ट्रेन है उनकी वो कैंसिल हो रही है। और फिलहाल जो बात करें जम्मू की भी, तो जम्मू से भी जो ट्रेनें आ रही है या अमृतसर से यहाँ से जा रही है, वो भी फिलहाल 6 घंटे 8 घंटे की देरी चल रही है। ठीक, हरवंत, इसी के साथ देखिए अगर पंजाब की बात कर ली जाए तो पंजाब एक ऐसा राज्य है जो पहाड़ी इलाके से लगता हुआ है, यानी कि पहाड़ी राज्य से लगता हुआ एक ऐसा राज्य है, तो यहाँ पर ठंडी भी जो है वो बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती है। ऐसे में क्या तैयारियां यहाँ पर सरकार की तरफ से की गई हैं? क्या रैन बसेरे यहाँ पर बनाए गए हैं? अलाव की व्यवस्था की गई है? रैन बसेरों में कैसी व्यवस्थाएं हैं? क्या अपडेट है इन सब चीजों को लेकर? बिल्कुल, चाहे सरकारों ने यहाँ पे रैन बसेरे बनाए हुए हैं, बुजुर्ग लोगों के लिए वृद्ध आश्रम बनाए हुए हैं, लेकिन वहाँ पे भी कोई ऐसी केयर करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। लोग सड़कों पे जो भिखारी है, जो यहाँ बाहर से जो टूरिस्ट आते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते हैं, वो सड़कों पे सोने पे मजबूर हो जाते हैं और आग का सहारा लेते हैं। हालांकि जो रैन बसेरे की अगर बात करें तो वहाँ के अंदर की जो माली घास है बहुत सस्ता है, वहाँ पे रुकने का कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बिस्तर की प्रॉब्लम है, वहाँ पे स्टाफ की प्रॉब्लम है, लेकिन सरकार का इस पर कोई ध्यान नहीं है। हालांकि पंजाब सरकार को इन चीजों को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो सर्दी पड़ रही है इससे लोग परेशान है। जो वृद्ध आश्रम है, खास करके उनकी बात करें तो बुजुर्ग लोग हैं, उनको ज्यादा ठंड लगती है, लेकिन फिलहाल उनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बनाई गई है जो कि वो ठंड से बच सके। और पंजाब सरकार को एक ऐसा भी कदम उठाना चाहिए कि जो जहाँ पे जो रैन बसेरे हैं वहाँ पे भी एक बार सर्च करना चाहिए, वहाँ देखना चाहिए वहाँ पे कि किस तरह की व्यवस्था वहाँ पे बनाई गई है, जो लोग वहाँ पे रह सके, जो कोहरे से परेशान है, जो बाहर सड़कों पे घूम रहे हैं, रात को बुजुर्ग लोग बैठे हुए सड़कों पे आग का सहारा ले रहे हैं, वो लोग वहाँ पे रैन बसेरा में जाके अपनी रात गुजार सके। लेकिन पंजाब सरकार का इन चीजों पे कोई ध्यान नहीं है। हालांकि समय समय की कोई भी सरकार है, उनका किसी का भी ध्यान नहीं है, लेकिन इस समय जो आम आदमी पार्टी की सरकार यहाँ पे पंजाब में है, उसका दावा है कि जो गरीबों की सरकार है, लेकिन फिर भी यहाँ पे रैन बसेरे में जो गरीब लोग, जो बुजुर्ग लोग रहते हैं, उनके चलिए ठीक है हरवंत, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए। और मेरे साथ कैपिटल लाइव में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज।